दोस्तों, क्या अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक की ताकतवर नौसेनाएं समंदर के अंदर किसी खौफनाक खतरे से पीछे हट रही हैं? लाल सागर की उफनती लहरों के बीच में जहां सुपर पावर्स के युद्धपोत भी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां अचानक से भारतीय नेवी के सबसे घातक डेस्ट्रॉयर्स ने मौत को खुली चुनौती क्यों दे दी है? क्या दिल्ली के साउथ ब्लॉक से कोई ऐसा टॉप सीक्रेट शूट एंड साइट ऑर्डर पास हो चुका है जिसने मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक विद्रोही गुटों की रातों की नींद हराम कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बंद कमरों के पीछे ईरान और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों को फोन पर ऐसा क्या अल्टीमेटम दे दिया है जिसे सुनकर के कीव से लेकर के तेहरान तक सत्ता के गलियारों के अंदर हड़कंप मच गया है? क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच में भारत ने हमेशा के लिए अपनी वो पुरानी रक्षात्मक और सॉफ्ट स्टेट वाली छवि को जलाकर के राख कर दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री डोमिनेंस के उस खौफनाक चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जो आपको अंदर तक हिला करके रख देगा और दोस्तों ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज का नया भारत आखिर किस लेवल पर आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, आज का पूरा वैश्विक परिदृश्य बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति को तबाह कर सकती है। दोस्तों, पश्चिम एशिया धधक रहा है। लाल सागर से लेकर के काला सागर तक मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोन्स की बारिश हो रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां सहमी हुई हैं और अपने कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा देश उभर करके सामने आया है जिसने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नागरिकों, हमारे हितों के ऊपर आंच आई तो हम कूटनीति की मेज से लेकर के समंदर की अथाह गहराइयों तक मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही के अंदर जिस आक्रामक लेकिन नपे तुले अंदाज के अंदर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबाहा से बात की है, वो कोई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार या कर्टसी कॉल नहीं था। ये एक महाशक्ति की दहलीज पर खड़े देश की वो दहाड़ थी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी भी वेस्टर्न गुट सैन्य गठबंधन या फिर सुपर पावर के दबाव में नहीं है। दोस्तों, वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर हो रहे हमलों को लेकर के भारत ने जो जीरो टॉलरेंस का स्टैंड लिया है वो भारत की उस नई विदेश और रक्षा नीति का सबसे बड़ा परिचायक है जिसमें राष्ट्र प्रथम ही एकमात्र धर्म है। दोस्तों, पश्चिम एशिया संकट के बीच में जब हुती विद्रोहियों और अन्य चरमपंथी गुटों द्वारा लाल सागर और अदन की खाड़ी के अंदर लगातार कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है, तब अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों, जब ये पश्चिमी ऑपरेशन भी हमलों को रोकने के अंदर नाकाम साबित होने लगा, तब दोस्तों भारत ने मूक दर्शक बने रहने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को फोन घुमाया। ये बातचीत किसी राजनयिक अनुरोध की तरह नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी की तरह थी। बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों के अंदर भारत ने साफ कर दिया कि कमर्शियल जहाजों और भारतीय नागरिकों पर किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी प्रॉक्सी गुट द्वारा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान, जिसका मिडिल ईस्ट के कई विद्रोही गुटों पर सीधा प्रभाव माना जाता है, उसे ये कूटनीतिक संदेश बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दिया गया कि भारत ईरान के अच्छे ऐतिहासिक संबंध, चाबार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट और हमारे द्विपक्षीय व्यापार अपनी जगह हैं, लेकिन अगर भारत के समुद्री हितों या फिर हमारे लोगों के ऊपर खरोच भी आई तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से जरा भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो संवाद और कूटनीति का हमेशा से समर्थक जरूर है, लेकिन अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों से किसी भी कीमत पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। और यही आक्रामकता और बेबाकी यूक्रेन के मोर्चे पर भी देखने को मिली है। दोस्तों, कल तक भारत को अपनी विदेश नीति पर ज्ञान देने वाला और संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के खिलाफ वोट करने वाला यूक्रेन आज अचानक भारत के पैरों में क्यों गिर पड़ा है?
दोस्तों, जब ब्लैक सी के अंदर कमर्शियल शिपिंग और भारतीय सी फेयरर्स पर खतरे के बादल मंडराए तो डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा को फोन करके बेहद कड़े शब्दों के अंदर चेताया कि भारत किसी भी ऐसे हमले की स्पष्ट और बिना किसी शर्त के निंदा करता है। जयशंकर ने यूक्रेन को यह भी कूटनीतिक भाषा के अंदर याद दिला दिया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर चल रहे इन सैन्य संघर्षों का सबसे ज्यादा खामियाजा ग्लोबल साउथ के गरीब और विकासशील देश उठा रहे हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों की हथियारों की सप्लाई और जियोपॉलिटिकल ईगो के कारण आज पूरी दुनिया के अंदर फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड सिक्योरिटी का एक बेहद गंभीर संकट पैदा हो गया है। जयशंकर की इस दो कूट बात के बाद में यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने रसिया के साथ में संघर्ष खत्म करने के अंदर भारत से सक्रिय भूमिका निभाने की गुहार लगाई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये दोस्तों आज के भारत की वो हैसियत है जहां जो देश कल तक हमें मानवाधिकार और कूटनीति के उपदेश दिया करता था, आज वो अपनी संप्रभुता और वजूद बचाने के लिए भारत की मध्यस्थता की भीख मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर आज व्लादिमीर पुतिन को कोई एक शख्स फोन पर युद्ध रुकवाने के लिए मना सकता है तो वो केवल और केवल भारत का प्रधानमंत्री है। अब दोस्तों जरा सोचिए, क्या भारत सिर्फ फोन कॉल्स पर चेतावनियां दे रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बात हमारे नाविकों और व्यापार की सुरक्षा की आती है तो भारत केवल बयानबाजी नहीं करता बल्कि एक ऐसा मिलिट्री एक्शन लेता है जिसे देख करके दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट हैरान रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार भारत की विशाल इकोनॉमी की सबसे बड़ी रीढ़ है। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का 95% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से और 68% व्यापार मूल्य के हिसाब से समुद्री रास्तों से होता है। और यही नहीं, पूरी दुनिया के कमर्शियल शिप्स के ऊपर काम करने वाले नाविकों के अंदर लगभग 10% यानी करीब 3 लाख केवल भारतीय हैं। ऐसे में समंदर के ऊपर मंडराता कोई भी खतरा सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी के ऊपर एक मिसाइल स्ट्राइक जैसा है। लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के अंदर जहाजों पर हुए हालिया हमलों के बाद में भारतीय नौसेना ने जो किया है वो आज की तारीख में दुनिया की कोई और नौसेना नहीं कर पाएगी। दोस्तों, भारतीय नेवी ने वहां ऑपरेशनल टेरर कायम कर दिया है, लेकिन ये टेरर आतंकवादियों के लिए है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा घातक युद्धपोतों की पूरी फ्लीट तैनात कर दी है। इनके अंदर INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरगुआओ, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम जैसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर शामिल हैं। दोस्तों, ये डेस्ट्रॉयर्स ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस हैं जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन ड्रोन, मिसाइल या फिर समुद्री डाकुओं की बोट को राख में बदल सकते हैं। इसके साथ ही आसमान से भारत का P-8I समुद्री टोही विमान और सी गार्जियन MQ-9B ड्रोन्स लगातार समंदर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह है जिससे भेद पाना किसी भी लुटेरे या फिर विद्रोही गुट के बस की बात नहीं है। दोस्तों, पश्चिमी देशों के जहाजों ने जब इस इलाके के अंदर गश्त कम कर दी तब भारतीय नौसेना ने आगे बढ़कर के फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन ओशन का असली बॉस कौन है। दोस्तों, इस नेवल डोमिनेंस का सबसे बड़ा सबूत 5 जनवरी 2024 को देखने को मिला। अरब सागर के अंदर सोमालिया के तट के पास में MV लीला नॉरफोक नाम के एक कमर्शियल जहाज को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस जहाज के अंदर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे जिन्होंने खुद को जहाज के एक सेफ रूम के अंदर बंद कर लिया था। घटना की भनक लगते ही भारतीय नौसेना का डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई पूरी रफ्तार से उस तरफ दौड़ पड़ा। आसमान से P-8I विमान ने जहाज को घेर लिया और चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों, लुटेरों के हौसले तब पस्त हो गए जब भारतीय नौसेना ने अपने सबसे खूंखार और घातक कमांडोज यानी कि मार्कोस मरीन कमांडोज को जहाज पर एयर ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, मार्कोस का खौफ समंदर के अंदर इतना ज्यादा है कि लुटेरे बिना एक भी गोली चलाए अपने भारी हथियार वहीं छोड़ करके छोटी नावों के अंदर बैठ करके भाग खड़े हुए। हमारे कमांडोज ने जहाज को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये नए भारत का वो रियल टाइम मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे देख करके दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां दंग रह गई।
दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदन की खाड़ी के अंदर जब एमवी मार्लिन लुआंडा नाम के एक ब्रिटिश तेल टैंकर के ऊपर हूथियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया तो उस जहाज के अंदर भीषण आग लग गई। उस टैंकर के अंदर 22 भारतीय नाविक फंसे हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। ब्रिटेन जो कभी खुद को समंदर का राजा कहा करता था, उसकी नेवी वहां तुरंत मदद के लिए नहीं पहुंच पाई। ऐसे में भारतीय नौसेना का आईएनएस विशाखापट्टनम सबसे पहले मौके पर पहुंचा। दोस्तों हमारी नौसेना के जांबाज फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेल करके उस धधकते जहाज की आग को बुझाया और सभी भारतीयों समेत पूरे क्रू को सुरक्षित बचा लिया। अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं जहां इन दिनों रक्षात्मक मुद्रा में रह करके सिर्फ अपने जहाजों को बचाने में लगी हैं, वहीं भारतीय नौसेना डंके की चोट पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और दुनिया के हर व्यापारिक जहाज को सिक्योरिटी की गारंटी दे रही है। भारत की इस बेहद आक्रामक और स्पष्ट नीति की नींव कोई रातों रात नहीं पड़ गई है, ये एक सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दोस्तों पिछले एक दशक के अंदर भारत ने अपने नागरिकों को दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन से जिस अदम्य साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ में निकाला है, उसके आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। दोस्तों आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में कुवैत संकट के दौरान भारत ने एयर इंडिया के जरिए 1.7 लाख लोगों को निकाला था। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से एक बचाव की मुद्रा थी। हम खामोशी से दूसरे का मुंह ताकते थे और सुरक्षित रास्ता मांगते थे। लेकिन आज का भारत रक्षात्मक नहीं है बल्कि असर्टिव है। आज का भारत कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे नागरिकों को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। नागरिकों की सुरक्षा के इसी स्वर्णिम इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण 2022 का ऑपरेशन गंगा है। फरवरी 2022 के अंदर रसिया और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध स्टार्ट हो चुका था। कीव, खार्गिव और खूबी जैसे शहरों के अंदर मिसाइलों की बारिश हो रही थी, आसमान से बॉम्ब गिर रहे थे और सायरन की आवाजें लोगों का दिल दहला रही थी। वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 22,000 से ज्यादा भारतीय छात्र बंकरों के अंदर फंसे हुए थे। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि इतने भारी युद्ध के बीच में इतने सारे लोगों को निकाल पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, तब भारत ने कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इसके बाद में दोस्तों जो हुआ वो आधुनिक सैन्य इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ था। केवल भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए उन भीषण युद्ध क्षेत्रों के अंदर पूरे 6 घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया गया। दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने हथियार नीचे कर दिए। भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर विमानों और 90 से ज्यादा विशेष कमर्शियल उड़ानों के जरिए 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। दोस्तों ये ऑपरेशन इतना विशाल और प्रभावशाली था कि पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने भी भारत का झंडा हाथ में उठा लिया था, क्योंकि उस युद्ध क्षेत्र के अंदर केवल तिरंगा ही एक ऐसा पासपोर्ट था जिस पर कोई गोली नहीं चला सकता था। यही थी तिरंगे की असली ताकत, जो सिर्फ कूटनीतिक बयानों से नहीं बल्कि देश की बढ़ती ग्लोबल पावर से आती है। दोस्तों क्या कभी किसी ने सोचा था कि दो लड़ते हुए देश सिर्फ इसलिए फायरिंग रोक देंगे क्योंकि भारत के नागरिक वहां से गुजर रहे हैं? ये उस सीक्रेट कूटनीति का नतीजा था जिसे आज भी पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है। इसी तरह दोस्तों साल 2023 के अंदर सूडान के अंदर जब सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में खूनी संघर्ष छिड़ा, सड़कों के ऊपर लाशें बिछ गई, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। दोस्तों सूडान का वाडी सैयदना एयरबेस पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। वहां ना कोई नेविगेशन फ्लाइट थी, ना कोई रडार काम कर रहा था और आसपास हथियारबंद विद्रोही घूम रहे थे। उस गुप्त अंधेरे के अंदर भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलस विमानों से नाइट विजन गॉगल्स पहन करके एक ऐसी टैक्टिकल लैंडिंग की जिसने दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। ये वायुसेना के इतिहास का सबसे खतरनाक और साहसिक मिशन था। इसके बाद में भारतीय नौसेना के INS तेग और INS सुमेधा के जरिए 3,862 भारतीयों को सुरक्षित जेद्दा लाया गया और वहां से भारत पहुंचाया गया।
दोस्तों, मौत के साए में हुए इस रेस्क्यू ने साबित कर दिया कि भारत की सेना अपने लोगों के लिए किसी भी नरक के अंदर घुसने की कैपेसिटी रखती है। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत और विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता है। डॉक्टर जयशंकर का ईरान और यूक्रेन को दिया गया वो कड़वा संदेश इसी रणनीतिक स्वायत्ता का बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत अब ये नहीं देखता कि अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता है या यूरोप का क्या एजेंडा छिपा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने एक बार वेस्टर्न मीडिया की आंखों के अंदर आंखें डालकर के उन्हें उनकी ही जमीन पर एक ऐसा सच बयां किया था जिसने पूरे वेस्टर्न नैरेटिव की धज्जियां उड़ा थी। तो उन्होंने क्लियर कहा था कि यूरोप की ये मानसिकता बदलनी होगी कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये भारत की नई विदेश नीति का डिक्लेरेशन था। भारत की ये आक्रामक और आत्मनिर्भर नीति आज 3 बेहद मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला स्तंभ है टेररिज्म और पायरेसी पर जीरो टॉलरेंस। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सप्लाई चेन और अपने नागरिकों पर किसी भी नॉन स्टेट एक्टर या फिर स्टेट एक्टर का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर लाल सागर के अंदर भारत के वाणिज्यिक जहाजों को खतरा है तो भारत अपनी नेवी भेजेगा, अपने कमांडोज उतारेगा और आतंकवादियों या फिर लुटेरों को वहीं नेस्तनाबूद कर देगा बिना किसी अंतरराष्ट्रीय परमिशन का इंतजार किए। दोस्तों, ये भारत का अपना डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एम्प्शन है। दोस्तों, दूसरा स्तंभ है मल्टी अलाइनमेंट। भारत आज किसी एक गुट का पिछलगू नहीं है। हम आज रसिया से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड कच्चा तेल लेते हैं। इसी एक फैसले से भारत ने न केवल अपने घरेलू महंगाई को कंट्रोल में रखा बल्कि अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाया। और दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज इस पर दांत पीसने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। उसी वक्त भारत अमेरिका के साथ में क्वाड के अंदर बराबर की कुर्सी पर बैठ करके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की दादागिरी को खत्म करने की रणनीति बताता है। दोस्तों, हम एक तरफ ईरान के साथ मिलकर के चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करते हैं ताकि सेंट्रल एशिया हमारी सीधी पहुंच में रहे और पाकिस्तान बाईपास हो जाए, और दूसरी तरफ हम इजराइल के साथ में अरबों डॉलर के रणनीतिक और रक्षा सौदे भी करते हैं। कई वेस्टर्न एनालिस्ट इसे भारत का कंफ्यूजन मानते हैं, लेकिन असल में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये खालिस इंडिया फर्स्ट नीति है। भारत अपने फायदे के हिसाब से दोस्त चुनता है, ना कि किसी के दबाव में। अब दोस्तों, तीसरा और सबसे अहम पिलर है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। जयशंकर ने यूक्रेन को बहुत ही साफ लफ्जों के अंदर कहा है कि आपके इस युद्ध का सीधा और विनाशकारी असर ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है। भारत आज 125 से ज्यादा विकासशील और गरीब देशों का अघोषित लीडर बन चुका है। G20 समिट के अंदर भारत ने जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनवाया है, उसने दुनिया के पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। दोस्तों, जब भारत बोलता है तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के वो तमाम देश भी खुद को मजबूत महसूस करते हैं जिनकी आवाज पश्चिमी देश सदियों से अपने जूते तले दबाते आए हैं। भारत आज केवल अपने लिए नहीं बोलता है, वो आधी दुनिया की आवाज बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इस लेवल की मिलिट्री और कूटनीतिक आक्रामकता दिखाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो इसका सीधा सा जवाब है भारत की बेतहाशा बढ़ती हुई आर्थिक ताकत। आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की एक विशाल इकोनॉमी है और बहुत तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आप डेटाज के ऊपर गौर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर भारत का कुल गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट 860 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, भारत कल तक हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, आज उसका रक्षा निर्यात ही 39,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। जब किसी देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो तब उसके कारखानों का माल पूरी दुनिया के बाजारों में जा रहा है, तो क्या वो देश अपने मालवाहक जहाजों को समंदर में भगवान भरोसे छोड़ सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हुती विद्रोहियों के मिसाइलों और ड्रोन्स अटैक के कारण स्वेज कैनाल का पूरा रूट बेहद असुरक्षित हो गया है। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को मजबूर होकर के अपने जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी कि कैप ऑफ गुड होप से घुमा कर के ले जाना पड़ रहा है। इस भारी भरकम डाइवर्जन का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। इससे जहाजों का माल भाड़ा यानी कि फ्रेट चार्जेज 300% से 400% तक बढ़ गए हैं और यूरोप तक माल पहुंचने के अंदर 15 से 20 दिनों का एडिशनल टाइम लग रहा है।
इसके साथ ही दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपने प्रीमियम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। भारत अपनी सप्लाई चेन के अंदर इतना बड़ा व्यवधान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के निर्यातकों, फैक्ट्रियों और आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के पीछे ठीक यही आर्थिक और रणनीतिक गणित काम करता है। दुनिया जानती है कि ईरान का यमन के हूती विद्रोहियों के ऊपर कितना इफेक्ट है। भारत ने कूटनीतिक चैनल से ईरान को यह समझा दिया है कि वो अपने प्रॉक्सी गुटों को लगाम में रखे। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे जहाज तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा नहीं हैं, और अगर उन पर एक भी मिसाइल गिरी तो भारत की नेवी ये नहीं देखेगी कि मिसाइल किसने चलाई है, वो सीधा उस सोर्स को तबाह कर देगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं कि भारत जो तगड़ा स्टैंड ले रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। नमस्कार।